गांव के किनारे एक छोटे से घर में राजू अपनी माँ मीना के साथ रहता था। राजू को जानवरों से बहुत प्यार था, खासकर उस आम के पेड़ पर रहने वाले कालू नाम के एक बूढ़े कौवे से। कालू अपनी उम्र के कारण अब बहुत कम उड़ पाता था और अक्सर उदास रहता था। कालू दादा, आज इतना शांत क्यों बैठे हैं? क्या कोई परेशानी है? मैं आपके लिए आज सूखा रोटी लाया हूँ, लो खा लो इसे। आप चिंता मत करो, मैं हूं ना कालू दादा, मैं तुम्हें कभी भूखा पेट सोने नहीं दूंगा। ओह राजू, अब क्या ही बचा है मेरे जीवन में। अब पंखों में वो जान नहीं, आवाज में वो खनक नहीं। एक न एक दिन मुझे भी इस मिट्टी की धरती को छोड़कर जाना होगा। कालू दादा, ऐसी बातें मत कीजिए। आप तो हमारे घर के सदस्य जैसे हैं। आप हमारे शुभ अशुभ के साथी हैं। यदि आप रोटी नहीं खाओगे तो और भी कमजोर हो जाओगे। मेरी माँ कहती है, भूखा पेट रहना अच्छी बात नहीं है। भूखा पेट रहने से इंसान की आयु जल्द ही घट जाती है। तभी राजू की माँ मीना आती है। राजू, तुम ठीक कहते हो। कालू जब तक सुबह काम न करे, मुझे लगता ही नहीं कि सुबह हुई है। मीना बहन, ये तो आपका बड़प्पन है। लोग तो हमें अशुभ मानते हैं, दूर भगाते हैं। एक आप ही तो हैं जो प्रेम से बातें करती हो। मैं उन लोगों जैसा नहीं हूँ। मेरे लिए आप मेरी कहानियों के साथी हैं। काश तुम्हारे जैसा कोई और भी हमें प्यार देता तो हमारा सौभाग्य होता। अच्छा, ठीक है। राजू रोज कालू का ध्यान रखता, उसे खाना देता, उसके पास बैठकर बातें करता। यह एक बेजुबान पक्षी और एक इंसान के बीच का अनमोल रिश्ता था। कालू दादा, घर में लकड़ियाँ खत्म हो गई हैं और माँ ने अकेले जंगल जाने से मना किया है, क्योंकि वहाँ जंगली जानवर रहते हैं। क्या आप वहाँ मुझे ले चलोगे? ठीक है राजू, आखिर तेरी बात को मैं कैसे टाल सकता हूँ। तुम मेरा कितना ख्याल रखता है। जब मैं भूखा होता हूँ तो रोटियाँ खिलाता है। तू बहुत ही अच्छा और नेक इंसान है। राजू और कालू दोनों जंगल की ओर निकल जाते हैं। चलते चलते राजू को एक बहुत ही प्यारा हिरण दिखाई देता है जो घायल पड़ा था। अरे कालू दादा, ये हिरण तो घायल पड़ा है। लगता है किसी जंगली जानवर ने इस पर हमला कर दिया है। अरे बहन, ये सब कैसे हुआ? एक दुष्ट शेर ने आकर मुझ पर हमला कर दिया। मैंने बड़ी मुश्किल से किसी तरह अपनी जान बचाकर भागी है। अभी हम नीम के पत्ते का लेप लगा देते हैं, थोड़ी देर में आराम मिल जाएगा। कालू और राजू हिरण के पैर पर नीम के पत्ते का लेप लगा देते हैं। धन्यवाद कालू भाई। एक आप हैं जो लोगों की मदद करते हैं और यहाँ के जानवर मिलकर रहने के बजाय आपस में ही एक दूसरे का शिकार करते हैं। अच्छा बहन, चलते हैं। हम यहाँ लकड़ियाँ ले जाने आए हैं, हमें देर हो जाएगी। कुछ ही देर में कालू और राजू लकड़ियाँ लेकर वापस घर पहुँच जाते हैं। कुछ ही दिनों में गांव में एक रघुवीर नाम का लालची व्यापारी आया। उसे गांव की शांति और हरियाली से कोई मतलब नहीं था। वह बस अपना मुनाफा देखता था। उसकी नजर उस बड़े आम के पेड़ पर थी जिसके बगल में राजू का घर था और जिस पर कालू रहता था। अरे ओ, कौन है इस घर का मालिक? बाहर आओ। तभी मीना और राजू रघुवीर की आवाज सुनकर बाहर आते हैं। जी, मैं हूँ। आप कौन हैं? मैं रघुवीर हूँ। मैं यह सारी जमीन खरीद रहा हूँ। तुम्हें यह घर खाली करना होगा। और हाँ, इस बेकार आम के पेड़ को भी काट दिया जाएगा। मुझे यहाँ एक बड़ा गोदाम बनाना है। आप ऐसा नहीं कर सकते। ये घर हमारा है और ये पेड़ हमारी जान है। इस पर कालू दादा और उनके सारे साथी रहते हैं। एक काले कौवे के लिए तुम मुझसे झगड़ोगे? ये देखो, ये कागजात हैं और यह जमीन अब मेरी है। कल तक तुम लोग यहाँ से निकल जाओ, वरना। इंसान के लालच की कोई हद नहीं। यह पेड़ ही हमारा घर है, इसे मत काटो। चुप हो जा मनहूस। तेरी किस्मत अच्छी है कि अभी मेरे पास फुर्सत नहीं है। इतना कहकर रघुवीर वहां से चला गया। राजू और मीना बहुत दुखी हुए और कालू भी बहुत उदास था। शाम को दोनों माँ बेटे घर में खामोश बैठे थे और चिंता में डूब गए। ये आम का पेड़ तेरे पिताजी ने लगाया था जब तुम बहुत छोटे थे। यह आम का पेड़ हमें न कि फल देता है, इस पेड़ से ही हमारा जीवन टीका है। राजू बेटा, यदि मुझे कुछ हो भी गया तो ये आम का पेड़ तुम्हें भूखा नहीं रहने देगा। ये एक ऐसा पेड़ है जिसमें फल हमेशा लगते रहते हैं और यदि इस पेड़ को काटा गया तो हमारा बहुत बड़ा नुकसान होगा। कालू दादा, मैं आपको और आपके घर को बचा नहीं पाऊंगा। राजू, तुम हिम्मत मत हारो।
इंसान चाहे जितना भी शक्तिशाली हो जाए, लेकिन मिलकर हम हर मुश्किल का सामना कर सकते हैं। रघुवीर अपनी मजदूरों के साथ कुल्हाड़ी लेकर आता है। मीना और राजू की आंखों से आंसू बह रहे थे, लेकिन रघुवीर टस से मस नहीं हुआ। जैसे ही पहला मजदूर पेड़ काटने के लिए आगे बढ़ा, अचानक आसमान में सैकड़ों कौवे इकट्ठा हो गए। क्या बकवास है, ये काले पक्षी कहाँ से आ गए? भगाओ इन्हें यहाँ से। सारे कौवे कालू के नेतृत्व में एक साथ शोर मचाने लगे। वे रघुवीर और उसके मजदूरों पर हमला करने लगे। उनके सिर पर चोंच मार रहे थे और उन्हें डरा रहे थे। कालू दादा, आप कहाँ हैं? कहीं चोट तो नहीं लगी ना? तभी राजू ने देखा कि कालू एक ऐसी जगह पर बार बार काम करना शुरू कर दिया, जहां रघुवीर के रखे पैसों का थैला और महत्वपूर्ण कागजात अपनी चोंच से फाड़ दिया था। रघुवीर कागजात बचाने के लिए जैसे ही भागा, वह फिसलकर वहीं पड़ी एक पुराने कुएं के मुहाने पर गिर गया। वह कुएं के किनारे पर लटक गया और मदद के लिए चीखने लगा। बचाओ बचाओ, मुझे बचाओ, नहीं तो मैं मर जाऊंगा। अब क्या हुआ? क्यों डर रहे हो? माँ, रस्सी जल्दी से लाओ, नहीं तो ये डूब जाएगा। राजू ने बिना कुछ सोचे तुरंत एक रस्सी लाकर रघुवीर को दे दी। वह कालू को अपना दोस्त मानता था, पर वह किसी को मरते हुए नहीं देख सकता था, चाहे वह उसका दुश्मन ही क्यों न हो। राजू, मीना और कालू मिलकर रस्सी खींचते हैं और रघुवीर को कुएं से बाहर निकालते हैं। रघुवीर का सारा घमंड टूट चुका था और कालू बहुत थक गया। राजू, मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें और तुम्हारे प्यारे कौवे को बहुत बुरा कहा और तुम्हारे घर को उजाड़ना चाहा। मैं तुम लोगों के प्यार को समझ नहीं पाया। कालू दादा, आपने इतना संघर्ष क्यों किया? राजू, मैंने तुम्हारा घर और हमारी दोस्ती बचा ली। कालू राजू की बाहों में हमेशा के लिए शांत हो गया। पूरे आसमान के कौवे उदास होकर धीरे धीरे उड़ गए। रघुवीर ने यह सब देखा। उसके आंखों में पहली बार पश्चाताप के आंसू थे। राजू, मैं बहुत शर्मिंदा हूँ। एक बेजुबान पक्षी ने मुझे सबसे बड़ा सबक सिखाया। इसने अपने घर को बचाने के लिए जान दे दी और तुमने अपनी दया दिखाने के लिए मेरी जान बचाई। मैं वादा करता हूँ, अब यह पेड़ नहीं कटेगा, ये घर भी तुम्हारा ही रहेगा। मैं उस लालच के लिए माफी मांगता हूँ जिसने मुझे अंधा कर दिया था। ईश्वर आपकी बुद्धि बदले। और वह गोदाम बनाने का विचार छोड़कर चला गया। उस दिन से राजू ने उस आम के पेड़ के नीचे एक छोटा सा पत्थर रखकर कालू की याद को जिंदा रखा। गांव वाले अब कौवों को दाना डालते थे। उन्हें मनहूस नहीं बल्कि शुभचिंतक मानने लगे थे।